अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। 26वीं आईनी तरमीम जिसका हम बड़े दिन से जिक्र भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बहस व मुबाहिसे भी हो रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ कानूनी पहलू भी हैं उस पर। अब ये तरमीम तो हो गई, लेकिन मौलाना साहब ने एक बयान दिया, मौलाना फजल रहमान, जो इस आईनी तरमीम होने के बाद सबको मुबारकबादें पेश कर रहे थे, सबके लिए विन विन सिचुएशन बता रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि 11 वोट ख़रीदे गए। ये बड़ा अहम बयान होगा उनका, चूँकि आईनी तरमीम हुई और उसमें वोट ख़रीदे गए। इसकी वक़्त पे ज़रा बात कर लेंगे कि इस बयान के बाद उसकी वक़्त क्या होगी, और फिर 27वीं आईनी तरमीम, क्यों 27वीं आईनी तरमीम की गूंज है। शेख रशीद तो कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ मौलाना ने अगर कॉल दे दी तो हुक्मरान परेशान हो जाएंगे, उनको लग पता जाएगा। जजेस की तादाद 24 तक भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, हम 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करके रहेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तो वाज़ेह कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में गलतियाँ हैं, जिसकी वजह से 27वीं आईनी तरमीम लानी ही लानी है हुकूमत ने। इसमें हकीकत क्या है? फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तवा केसेस जिसकी लिस्ट जारी कर दी गई है, तफसीलात जारी की गई हैं। 59,996 के करीब अभी ज़ेर इल्तवा केसेस, जो 60,000 के करीब हम समझें कि बनते हैं। इतनी बड़ी तादाद में केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, कितने सालों में ये केसेस का अहाता होगा? फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम कितना मजबूत होगा, जजेस कितने खुद मुख्तार होंगे, और जो हुसूल इंसाफ है, क्या ये आम आदमी के लिए ये तय होता है कि 26वीं आईनी तरमीम हुई तो हुसूल इंसाफ सस्ता और सहल हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो फिर तो 26वीं आईनी तरमीम बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अगर 26वीं आईनी तरमीम के लिए आम आदमी के लिए कुछ नहीं है तो क्या फ़ायदा होगा इन तरमीम का? इस पर भी बात करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ेगी, आईनी बेंच से आईनी अदालत तक का सफ़र भी तय होना है। अभी तो आईनी अदालत से आईनी बेंच का सफ़र तय हुआ है। एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत सीनियर कानूनदान हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हाफिज़ एहसान अहमद साहब सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर दोनों हज़रात का। आबिद साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, मौलाना साहब का बयान आपके सामने, उन्होंने कहा 11 वोट ख़रीदे गए आईनी तरमीम करते वक्त। क्या इसके सर कानूनी पहलू है? क्या मामला है? क्या वक़्त रहेगी इस बयान के बाद इस 26वीं आईनी तरमीम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुद मौलाना साहब ने अजीब सी बात की कि क्योंकि उनको मालूम था कि उस वक्त क्या हो रहा है। कुछ इनके लोग थे, फिर वो बीएनपी के लोग थे, फिर लोटे आ गए पीटीआई वाले जिन्होंने वोट दिया, तो सबको मालूम था क्या हो रहा है। और उनको फैसिलिटेट किया पिछले चीफ जस्टिस साहब ने, बेंच बना के वो रिव्यू जो था उसमें इजाजत दी कि लोटे आप लें और भी तरमीम करवाएं। तो ये सबको मालूम था कि लोटों के साथ ही तरमीम को पास होना था, वरना आपने देखा उन्होंने 1 सितंबर में कोशिश की थी जो नाकाम हुई थी। तो आपने देखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून को चेंज करवाया गया, और चीफ जस्टिस ने अपने जाते जाते नोट में लिख भी दिया कि मैं माइनॉरिटी में चला गया था इसलिए ये कानून आया। तो अब उसके बाद तो सबको मालूम था। तो अब इस सब मौलाना साहब ये बात कर रहे हैं, इसका मुझे नहीं सोचता। आईनी तरमीम हो गई है, हाफिज साहब बैठे हैं और लोग बैठे हैं, तो बड़ी तारीफें करते हैं इनकी कि ये बड़ी बेहतरीन तरमीम हुई है और ये सारी चीजें। लेकिन ये तरमीम जो है इसने पूरे आइन का, हमारी अदलिया का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। ये आईनी बेंच क्या होती है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तो खुद ही एक तरीका कार मुरतब किया था कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होगा, 184 की प्रोसीडिंग्स होगी, वो कमेटी के सामने जाएगी, कमेटी उसको फैसला करेगी कि ये उसके जिम्मे में आता है नहीं। उसके बाद बेंच बनेगी, अगर आईनी कोई सवाल होगा तो उसमें 5 लोग सुनेंगे, फिर अगर कोई फैसला आता है उसकी अपील होगी। तो फिर भी आईनी बेंच बनाने का मकसद ये था कि किसी तरह से सारा ये जो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट को एक आईनी बेंच के थ्रू कंट्रोल किया जाए, अपने मर्जी का वहां जज अपॉइंट किया जाए। क्योंकि आपने देखा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब उसका नाम रख दिया गया है, उसमें अक्सरियत हुकूमती अरकान की या उनके अलाइज की हो गई है और जजों की उसमें माइनॉरिटी हो गई है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेटेड मूव थी जिसके तहत 26वीं आईनी तरमीम के साथ किया। हाई कोर्ट के अंदर यह हाल कर दिया है कि हाई कोर्ट के जज की अब एक वैल्यूएशन होगी, यानी अगर वो अच्छा कोई जज होगा हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि आप देखिए सारा जो सबसे ज्यादा लिटिगेशन जो होता है वो हुकूमत के खिलाफ होता है, उसके ऑर्डर्स के खिलाफ होता है, उसके एक्शंस के खिलाफ होता है। अब अगर वो जज उसके खिलाफ फैसले कर रहा होगा, उसका रिव्यू होगा, और वो रिव्यू भी कौन करेगा? जुडिशल कमीशन। और जुडिशल कमीशन उसको टाइम देगा। अगर वो सही नहीं होता, यानी उनके हिसाब से वो सही नहीं होगा जज, तो उसका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफर हो जाएगा फारिग करने के लिए। तो आप देखिए इसने तबाह करके रख दिया जुडिशल का हुसूल। आप कह रहे थे हुसूल इंसाफ रह गया। और दूसरी बात है, हमारी जो अक्सरियत केसों की है वो हमारी ज़ैली अदालतों में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होता है, फिर हाई कोर्ट्स में होता है। सुप्रीम कोर्ट में तो आपने खुद कहा 59,000 कुछ केसेस हैं, तो लेकिन वो इतने नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब केस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पिछले
साल या कुछ डिवाइस किया था, लेकिन अब शायद वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ केस मैनेजमेंट सही करना है, नीचे की लेवल से लेकर ऊपर अपने प्रोसीजर जो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड को उसको 21वीं सदी के तकाजों के ऊपर लेके आना है। ये ठीक सारा है। केस था बड़ी अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, और ये 26वीं तरमीम लोग बैठ के उसकी तारीफ करते हैं। आप देखिएगा इसके क्या नुकसान होंगे हमें। अच्छा, इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हाफिज एहसान साहब, सर मौलाना साहब कह रहे हैं 11 वोट खरीदे गए। हाफिज साहब, ये बड़ा बयान है और ख़ुद में एक बड़ा मसला है। मौलाना साहब जिस तरमीम पर सबको मुबारकबादें दे रहे हैं, जिस तरमीम पे विन विन सिचुएशन कह रहे हैं, उसमें 11 वोट खरीदे गए, तो इसकी वक़्त क्या रह जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब का ये जो स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा जो उनके लोग हैं वो बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आए है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप उस सारी वोटिंग प्रोसेस के अंदर देखें तो 11 वोट जो हैं उस चीज़ के अंदर आए, बट उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, वो ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर जानते हैं चूँकि उस प्रोसेस का वो हिस्सा है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करूँगा कि जो जिस पे आपने पहला क्वेश्चन किया और मैं सुन रहा था सारी चीज़ों को, उसके अंदर ये है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जितना भी आपका जुडिशियल पेंडेंसी है या जुडिशियल एक आपका स्ट्रक्चर इस वक्त है, या जिस तरह आप कहें कि पब्लिक परसेप्शन जो है उसके मुताबिक तो इसको बहुत बेहतरी की गुंजाइश थी। अब ये है कि उसके अंदर एक अटेम्प्ट की गई। अब सवाल ये है कि ये जो सारा कुछ हुआ है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप उन सारी गुफ्तगू को देख लें जो चल रही थी उन दिनों के, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक चल रहा था नैरेटिव था या एक स्टैंस वो था, और उसके दरमियान के अंदर जो था वो एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के होते हुए या पाकिस्तान का जो इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है उसके अंदर उस वक्त ये तशबीह दी गई कि जिस तरह आपका ये बन गया है शरीयत बेंच है, इस तरह का एक बेंच जो है वो बना दिया जाए। हालांकि शरीयत बेंच भी जो है वो एक इनबिल्ट एक सिस्टम है, और उसके अंदर एक आइडिया दिया गया कि जी 150 से ज्यादा केस कोई नहीं है तो लिहाजा जाए। और अगर आप उन सारों की उस वक्त की स्टेटमेंट्स निकालें तो वो जो पहला आइडिया उसके अंदर फ्लोट किया गया था वो पीटीआई ने फ्लोट किया गया था, जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो नहीं आनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आना चाहिए। और जुबैरी साहब भी जो थे वो उस दौर के अंदर अगर आप उन 12-14 दिन को आप देख लें तो इनका भी ख्याल ये था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि पेंडेंसी को या आपके दूसरे मामला हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि आपको एक ऐसे प्रोसेस के अंदर एक ऐसा सिस्टम लेके जाना चाह रहे हैं जो ये डिलीवर नहीं कर सकेगा, और वही उस चीज का हुआ कि अब आपने देखा कि बेंच बनाया है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकेगा, उसकी कॉम्पोजिशन पे इशू आएगा। ये इनके अंदर आपके पॉलिटिशियंस बैठे हैं, कितने को हम बेंचेस बनाएंगे, फिर वो बेंचेस जो है हाई कोर्ट्स के अंदर अब किस तरह बनाएंगे, और जो भी मैटर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आते हैं या हाई कोर्ट की 199 के अंदर लेके आते हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होती है, उसके अंदर जो है कि आप करते हैं इंट्रा वायरिस या अल्ट्रा वायरिस ऑफ द लॉ का क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीजें हमें पता था उस चीज के अंदर जब ये चीजें चल रही थी, लेकिन चूंकि ये था कि आइडिया ये था कि किसी तरह जो है वो जस्टिस फाइक ईसा साहब को रोकना है, और पहले कहा गया कि 65 से 68 है, वो जब बात नहीं बनी, और फिर दूसरा उस चीज के अंदर आ गया कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो है उनको या जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो अकोमोडेट करने की कोशिश है। तो मैं ये समझता हूं कि जब हम पर्सनैलिटीज के अंदर पड़ गए, और शायद इनका भी यही ख्याल सारों का था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे एग्री नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे जी क्योंकि हमारी बात मानी नहीं गई। लेकिन मैं दाद देता हूं इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस के अंदर पीटीआई को इंगेज किया, और उस इंगेज करने के अंदर ये सारी चीजें जो है उनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर आई हैं। आज भी मौलाना का जो स्टेटमेंट चल रहा है, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई की शायद को अपनी कंपल्शन थी कि जिस वजह से वोट नहीं आए, लेकिन आगे देखें कि इस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो पीटीआई उसका हिस्सा है। चाहे आपका चीफ जस्टिस की जो प्रोसेस था उसके अंदर भी पीटीआई ने अपनी नॉमिनेशन दी, अभी जुडिशियल कमीशन बनने जा रहा है पाकिस्तान, उसके अंदर भी अपनी नॉमिनेशन जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद ये है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब को भी इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे आदमी है और न्यूट्रल आदमी है, ज्यादा ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम से जिस चीफ जस्टिस को कहा गया उसके ऊपर भी एग्री है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पर्सनैलिटी से बाहर निकल आना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जो एक आम ठीक है। आदमी का इशू है
को एड्रेस करना चाहिए। सर एक ब्रेक और लेना वो है एड्रेस हाफिज साहब, मैं ये जो आम आदमी का इशू आप कह रहे हैं ना दोनों हजरात, सर ये प्रोसेस के अंदर करें, नहीं सक्सीड होगा। जितनी देर तक आप जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए मैटर्स के लिए जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाई है, या चीजें आर्टिकल 199 के अंदर जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स है उन पे बनाएंगे, आम आदमी को फायदा होगा, क्लैरिटी जुरिसडिक्शन आएगी और चीजें जो है वो मूव ऑन चली जाएंगी। तो लिहाजा हम हमें ठीक है। माजी में रोने की बजाय जो है, या माजी को क्रिटिसाइज करने की बजाय जो है विद सर्टेन प्रपोजल्स वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के इस अदालती ठीक है। निजाम को या जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको किस तरह बेनिफिट किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आऊंगा। आबिद साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं, आबिद जुबैरी साहब के बारे में। अभी ऐसा हाफिज साहब ने कह दिया, हाफिज साहब ने कहा कि बेंचेस पर तो एतराज़ नहीं था, लेकिन अदालत बनने पर, आईनी अदालत बनने पर मामला था। तो बेंचेस का उन्होंने कहा इससे बेहतर होता कि आईनी अदालत बन जाती। वापस आते ब्रेक से इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। आबिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आप भी आईनी बेंच के हक में थे, आईनी अदालत के हक में नहीं थे? मैं कल से ये हाफिज साहब मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि जी मैंने आईनी बेंचों की वो की थी। मैंने कभी नहीं की थी। मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूं उसके ऊपर। हाफिज साहब खुद फेडरल कोर्ट के बाद आप प्रोग्राम्स उठा के देखें जो मैं इनके साथ हूं, या इनके प्रोग्राम्स जिसमें ये फेडरल कोर्ट की तारीफों के कलाबे कहते थे कि जी बिल्कुल फेडरल कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। मैंने ये बात कही थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून, जिसके मैं उस वक्त भी खिलाफ था, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, वीडियोस मौजूद है उस प्रोसीडिंग्स की, अब देख लीजिए। मैं आईनी बेंच के भी खिलाफ था। मैंने ये कहा कि जब अब क्योंकि प्रैक्टिस प्रोसीजर को खुद अपहोल्ड कर लिया सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसले ने, तो एक बेंच बन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये जरूरत नहीं थी कि उसका नया चीज होगा वो बनाई मुखालफत की। मैं तो पूरी 26वीं तरमीम के खिलाफ हूं, और मैंने तो उसको, मैंने और कुछ बार काउंसिल्स एसोसिएशन चैलेंज भी कर दिया है। अच्छा जुबैरी साहब, सॉरी जुबैरी साहब, जी मैं चाहूंगा थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी सर, चूंकि आप लोग दोनों कानूनदान हैं, हम समझ लें, बतौर स्टूडेंट समझना चाहें आपकी जो मुखालिफत है 26वीं आईनी तरमीम को लेकर, इसके कुछ 2-3 अगर पॉइंटर्स हमें बताएं। जजेस के तरीका कार पर है, जजेस की परफॉर्मेंस पर है, किस चीज पर है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमा। मैं कहता हूँ 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे आइन का जो एक सिस्टम था जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं उसको बिल्कुल उस बैलेंस को खराब कर दिया। मुकन्नना और हुकूमत के अंदर ताबे करने की कोशिश की गई है 26वीं आईनी तरमीम से अदालत को। देखिए मैं मेरे 2 मेन पॉइंट सुन लीजिए। पहले तो हमारा है कि ये पूरी ये जो हमारी मुकन्नना थी, पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि जो SIC केस का फैसला था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, हुकूमत नहीं कर रही थी, ECP ने आज तक उसको नहीं किया, तो सेनेट मुकम्मल नहीं थी, नेशनल असेंबली मुकम्मल नहीं है। और दूसरी फिर ये मौलाना ने आज तो कंफर्म कर दी, जो हम सिर्फ बातें करते थे और देख रहे थे टीवी पे किस तरह से वो 2 सेनेटर्स को लाया जा रहा था, फिर PTV में उनका स्टेटमेंट चलवा दिया उनके एक रोंजो साहब का। तो ये हम उसके खिलाफ थे कि ये पहले प्रोसीजरल भी गलत थी, अमेंडमेंट हो नहीं सकती थी जब तक पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं हो। दूसरी बात ये थी कि आप कोर्ट के इंटरनल मामलों में इस तरह से दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ठीक है, पार्लियामान के पास हक है तरमीम करने का, उनके पास हक है कानून साजी का, आइन उनको देता है, आइन सबसे बड़ा है। हमारी यहाँ पार्लियामेंट सॉवरेंटी अंग्रेजों की तरह नहीं है। हम जब आपने उनको दे दिया, आपने जब पार्लियामेंट के पास इख्तियार है तशरीह करने का कानून, और जब वो तशरीह कर देते हैं तो आर्टिकल 189, 90 जो हमारे कानून में स्पेशली दिया हुआ है, फिर आप सब ताबे हो जाते हैं, पार्लियामान भी और हुकूमत भी, सारी अथॉरिटीज, मैं आप हाफिज साहब सब उसके ताबे होते हैं। जो बेशक हमें पसंद नहीं आया, हम बेशक कहेंगे ये गलत है फैसला, लेकिन हम उसके ताबे, हमें ताबे होना पड़ता है, क्योंकि यही सिस्टम है हमारा, चाहे आपको कितना ही नापसंद हो। तो हमें उस इश्यू पे भी कि जिस तरह ही बनाई गया। फिर हाई कोर्ट का क्या हाल किया है आज हाफिज साहब बैठ के माशाल्लाह से फरमा रहे हैं, और देखें मेरे बड़े छोटे भाई हैं, लेकिन मैं इनसे ये कह रहा हूं कि आपने उस वक्त कहा था कि बेहतरीन होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जाएगा। अब आप बताइए, आज आप कह रहे हैं कि जी ये तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि सारे केसेस जिसमें मेरा एक आम आदमी है, जिसको बेचारे पता नहीं क्यों हमारे एक नाम को इतना बिगाड़ दिया गया हमारे मुल्क पे, ये पार्लियामेंटेरियन मोहम्मद बूटे की एग्जाम्पल दी जाती है। मोहम्मद बूटा साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा है इस मुल्क पे। क्या अब वो बेचारा मोहम्मद बूटा जब हाई कोर्ट में रिट पड़ेगा कि जी पुलिस वाले ने मेरे साथ ये कर दी, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा उसका इशू, जिसके अंदर 50,000 60 केस होंगे, 5 जज बैठे हुए होंगे, बेंच बनी होगी, वो क्या सुन लेंगे मोहम्मद बूटा का केस? ये सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया। आपको इस सिस्टम को सही करने की बेशक इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा जुबैरी साहब, जो जजेस की तादाद बढ़ रही है, जजेस की तादाद बढ़ रही है, जो जरूरत है, इस पे भी कोई एतराज है? नहीं, देखिए जजेस की तादाद ये मुकन्नना का इख्तियार होता है। देखिए उनके पास एक कानून है हमारा 97 से,
उसके अंदर वो बेशक बढ़ा सकते कि बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन पॉइंट इज दैट कि उनके तरीके, अपॉइंटमेंट के तरीकेकार पे ठीक है। मुझे एतराज है, जिसको मैंने चैलेंज किया हुआ है, हम लोगों ने चैलेंज किया, पाकिस्तान बार के मेंबरान ने, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने किया, बलोचिस्तान बार काउंसिल ने किया, और लोगों ने किसको किया है कि आपने जब आपने पार्लियामान के और गवर्नमेंट वाले हुकूमतों को उसमें आपने मेजॉरिटी दे दी, तो ये जजेस जो बनेंगे फिर ये उनकी मर्जी के जज बनेंगे, मतलब वो सिलेक्ट करेंगे। आप देखें आज उनके एक ग्रुप कल इलेक्शंस हुए हैं, वो सीवियां लेते लोगों से ले रहे हैं कि जी हाँ हम आपको जज बनाएंगे, क्या, और आप देखें कल क्या हुआ इस मुल्क में। जी हाफिज साहब। अच्छा, एक तो ये है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात चल रही थी, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि अगर आपने री एलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन पे जाना है या आपने इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को एड्रेस करना है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को इस पॉलिटिक्स से निकालना है और इस एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन का जो एक 10-12 साल से है, तो आपको एक नया सिस्टम जो दुनिया के अंदर एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है या दुनिया के अंदर जो सक्सेसफुल प्रिंसिपल है, आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं आएंगे। ये मेरा डे 1 से स्टैंड था और आज भी मैं उस चीज पे कायम हूं। दो चीजें थी जो मेजर इस सारे प्रोसेस के अंदर थी। एक ये था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का वीजा वर्स पाकिस्तान की जुडिशरी जो थी, उसके अंदर जो चीजें ऐसी थी उसको तो इस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एड्रेस कर दिया, लेकिन जो दूसरी चीजें थी जो पाकिस्तान के आम आदमी की थी, उसको इस अमेंडमेंट ने और कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और वो कॉम्प्लिकेशन, अच्छा हाफिज साहब एक चीज, हाफिज साहब सर, ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार और चीफ जस्टिस के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाकर ये तरीकाकार, इस पर आपको कोई एतराज अगर है तो बताएं। देखें इस पे पाकिस्तान के हर शख्स को एतराज था कि ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप जुबैरी साहब से पूछे ना कि क्या पाकिस्तान के अंदर पिछले 76 साल से जनरली ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट था? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 2010 के बाद जो है इस सारे प्रोसेस के अंदर जो जजेस था उनकी मनमानी नहीं थी? क्या उस मनमानी के बाद पाकिस्तान के जो अंदर जजेस आए हैं उससे पाकिस्तान की जो जुडिशियल रैंकिंग है या पाकिस्तान का पब्लिक ट्रस्ट बढ़ा है? ये सारी वो चीजें हैं ना, फंडामेंटल्स हैं। या दूसरा बात ये बड़ी की जाती थी और उसमें जुबैरी साहब भी थे कि जी 18वीं तरमीम के ऊपर जो है 9 माह बहस की गई और ये सारा हेस्ट के अंदर किया जा रहा है। और अगर 18वीं तरमीम इतनी अच्छी थी तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फौरन क्यों कहा कि जी 19वीं तरमीम लेके आए, नहीं तो मैं 18वीं तरमीम का कोई फैसला करूंगा, और वो पार्लियामेंट्री जो रोल था उसको सारे का सारा खत्म कर दिया गया। अगर 18वीं तरमीम के पार्लियामानी रोल को 18वीं तरमीम की बुनियाद के ऊपर हमने अच्छा कहा, तो उसी को अब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कहा गया है ना, उसके अंदर कोई एड ऑन तो नहीं किया गया, सिर्फ इतना किया अच्छा गया हाफिज साहब एक तो पॉइंट ये जी हाफिज साहब, पहले जो उनके पास पावर थी पार्लियामेंट्री की वीटो करने की, जो 18वीं तरमीम के अंदर 3/4 की बुनियाद के ऊपर आपने उनको मिक्स कर दिया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस था, अगर तो वो मेरिट के अपॉइंटमेंट्स थी तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो 12-12 साल के लिए हमने क्यों नामजद किए कि जी 2018 में ये होगा, 22 में ये होगा, 32 के अंदर ये होगा? क्या दुनिया के किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की प्रोस्पेक्टिव चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट थी? अगर वो नहीं थी तो एक अगर सिस्टम बना है, और जिस सिस्टम के अंदर आप जाके देखें कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो विजडम सामने आया है उसके अंदर क्या जो इस वक्त चीफ जस्टिस लगा है उसके ऊपर किसी को एतराज है? हाँ नहीं, उस प्रोसेस ये अच्छा ये पॉइंट हाफिज साहब एक ब्रेक पे है। जाना है मैंने चुके जरा, लेकिन ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है कि जिस सिस्टम के तहत, यानी ये तरमीम अमेंडमेंट के बाद उस सिस्टम के तहत पार्लियामानी कमेटी उसमें सारे मौजूद, उसमें एतराज़ भी नहीं था जाने पर, अभी भी जो मामलात हो रहे हैं उस पर भी एतराज़ नहीं, उसके बाद जो चीफ जस्टिस आए हैं उस पर अब किसी को एतराज़ नहीं है। इससे पहले बड़े एतराज़ात थे जब सीनियरिटी बेस पर चीफ जस्टिस आते थे, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा था। बाद में चीफ जस्टिस सीनियरिटी बेस पर आए और फिर दोबारा ये मामला रिवर्सल की तरफ चला गया, पार्लियामानी कमेटी इसका फैसला करे। वापस आऊँगा, अब ये 27वीं आईनी तरमीम, इस पर बात करेंगे, क्यों इतनी ज़रूरत पेश आ रही है, क्या वजह है इसकी। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, हम हमेशा सुनते हैं जी कि बरतानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में रिटर्न नहीं है। हाँ, लेकिन ये लार्जली ये बात दुरुस्त नहीं है, वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा, पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं। उसके बावजूद वहाँ पर इंसाफ का ऐसा बोलबाला है कि लोगों को तशरीह करवाने के लिए कवानीन की कोर्ट्स में नहीं जाना पड़ता, वहाँ पर इंसाफ के लिए 4-4, 5-5 दरवाजे नहीं खटकाने पड़ते। यहाँ पर तशरीयाँ भी हो रही हैं, जो कानून बन रहे हैं यानी उसकी समझ से बालत आ रहे हैं, फिर उनकी भी तशरीह हो रही है। जुबैरी साहब, सर ये जो मामला, एक तो 27वीं आईनी तरमीम, पहले तो हम 18वीं वाले मामले पे ही पूरा नहीं उतरे थे,
18वीं से जो हासिल असूल थे, सूबाई खुद मुख्तारियाँ और दीगर चीज़ें, उसमें कई चीज़ें रह गई। बहरहाल अब 26वीं आईनी तरमीम और फ़ौरन 27वीं। सर ये फ़ौरन 27वीं क्यों, क्या वजह है? देखिए, पहले तो एक मैं आपको मुगालता सही कर दूं। ये आप इंग्लिस्तान की आप जो एग्जाम्पल देते हैं कि वहां लोग तशरीह के लिए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। आप कितने कानून वहां पढ़े? पॉइंट इज दैट कि वहां जुडिशियल रिव्यू का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। वहां आइन की भी तशरीह होती है। वहां जब पार्लियामेंट में अभी जब वो जॉनसन वहां का प्राइम मिनिस्टर था, उसने ब्रिटिश जब ये छोड़ रहे थे उसको यूरोपियन यूनियन को, तो उसने उसने पार्लियामेंट को प्रोक कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट जो था आपका, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं होता, वहाँ सुप्रीम कोर्ट हो गया है। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया, उसके ऑर्डर को, पार्लियामेंट को वापस बुलाया और आप डिबेट करो। तो देखिए ना, ये आप प्लीज आप भी मालूम कर लें कि इंग्लैंड में जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पार्लियामेंट सॉवरेन है। हमारे मुल्क में हमारी जजमेंट से कहती है पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना हमारी गवर्नमेंट सुप्रीम है, आईन है पाकिस्तान सुप्रीम है। तो प्लीज ये आप रख लीजिए कि इंग्लैंड की एग्जांपल, अमेरिका की एग्जांपल, ये हमारा अपना सिस्टम है, हमारा अपना सिस्टम। उसके अंदर जो एक ये 19वीं तरमीम का हिस्सा नहीं था। 175A में ये फैसला जो जजमेंट्स आई थी सुप्रीम, उसमें तय हुआ था कि सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वहां पिक एंड चूज की वजह से मुल्क के अंदर जो हालात हुए थे वो ये आप जब एक आदमी चीफ जस्टिस बन जाता है, उसके बाद फिर उसका कंडक्ट क्या होता है वो अलग बात है। जो पिछले गुजरे हैं वो आप देखिएगा, तारीख उनको किस तरह से याद रखेगी और किस तरह से याद किया जा रहा है उनको। तो ये कह देना कि जी वो पहले 1932 तक वो होंगे, तो उससे क्या हुआ आपको पता नहीं आबिद ज़ुबैर साहब, एक चीज इसमें जो पॉइंट था ना आबिद साहब, दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि जी मुझे मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहां तक कहा कि पीपल्स पार्टी ने उनको कहा था कि जी हम सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाएंगे। उनका स्टेटमेंट निकाल लीजिए, आप टीवी पे आपके यहाँ मौजूद है वो स्टेटमेंट, और फिर वहां जाके उन्होंने वोट दिया। JUI के जो हमारे भाई हैं बड़े, कामरान मुर्तजा साहब ने, उन्होंने उनके खिलाफ वोट डाला। तो देखिए ना, एक सिस्टम था, एक तीनों अच्छे हैं, सारे जज अच्छे हैं, लेकिन ये कह देना कि जी एक सिस्टम था जिसका सीनियर को आना था वो नहीं आए क्योंकि वो तीसरा या पांचवा अच्छा है, तो इस तरह जो 10वें को बना दीजिए चीफ जस्टिस। ये क्या बात हुई? तो लेकिन ये कह देना, शख्सियात की बात नहीं हो रही, उसूल की बात हो रही है। पार्लिमानी कमेटी बनी जिसमें सब पार्लिमानी लोग हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस का इंतखाब कर लिया। ये कैसे हो सकता है सर? क्योंकि हमारे यहाँ एक जजमेंट आई है फुल कोर्ट की, मिलिट्री कोर्ट्स के, आप पढ़ लें उसको, उसमें लिखा हुआ है कि 175A में कब कोई ऐसी तरमीम नहीं हो सकती। पढ़ लें उसको, लोग पढ़ते नहीं है ना जजमेंट, पढ़ें उसको, जिससे जुडिशरी की प्राइमेसी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की खत्म कर दी जाए। या तो उस जजमेंट को सेट असाइड करें, जब तक वो जजमेंट है वो बाइंडिंग है सबके ऊपर, उसमें लिखा हुआ है, और जिसमें 21वीं आईनी तरमीम को अफोर्ड किया था। ठीक है, अच्छा आबिद साहब गुजारिश सर, एक गुजारिश, बहुत मुझे शॉर्ट सा आपका जवाब इस पे चाहिए। ये 27वीं आईनी तरमीम क्यों जरूरत पेश आ रही है? देखिए, 27वीं आईनी तरमीम की दो वजह से जरूरत पेश आई है। एक इस वजह से जरूरत पेश आई है कि जिस प्रोसेस की तरफ ये सारी चीजें जा रही थी, उस प्रोसेस को डेविएट कर दिया गया, और उस डेविएशन से जो ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेंट जस्टिस लेके आया जाए, और दो जगह इन चीजों को डिवाइड करके यही उस चीज के अंदर आप अचीव कर सकते थे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ट्रिकल डाउन उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जाते थे। अच्छा हाफिज साहब, इसमें एडअप कर देंगे। हाफिज साहब, मेरा एक सवाल एडअप कर दे, समझने के लिए कर रहा हूं, क्या किसी तरमीम के तहत निगरान सेटअप को खत्म किया जा सकता है? नहीं, इसमें कौन सा निगरान सेटअप है सर? जो पाकिस्तान में निगरान सेटअप है, हुकूमती निगरान सेटअप, क्या इसको खत्म किया जा सकता है? इसका जिक्र कर रहे हैं बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त। देखिए, निगरान सेटअप जो था वो हमने इसमें डाला ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओरिजिनली तो नहीं था। आपके 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो था, वो पाकिस्तान की किसी भी अदालत को यह इख्तियार नहीं था कि आप जजेस लगाएं। पाकिस्तान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह नहीं था कि चीफ जस्टिस सीनियरिटी की बुनियाद पे होगा। पाकिस्तान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह नहीं था कि एग्जीक्यूटिव जज नहीं लगा सकती। पाकिस्तान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह नहीं था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक सीट ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 187 के अंदर अनलिमिटेड जस्टिस के लिए करेगी। जब दोबारा उन्होंने अमेंड करके 187 को रिस्ट्रिक्ट किया कि आप आर्टिकल 175 के अंदर जाएंगे, पाकिस्तान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव ये आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स 184(3) या 199 को इस तरह इस्तेमाल करेंगी। पाकिस्तान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी जो है, उसके अंदर इतना इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब और एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी साहब, दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान है। कोशिश की 26वीं आईनी तरमीम क्यों, वजूहात क्या, ये जो 11 वोट का जिक्र कर रहे हैं मौलाना साहब, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, 27वीं आईनी तरमीम क्यों आएगी, आम आदमी के लिए
कानून क्या है और फिर सहल और सस्ता हुसूल इंसाफ आम आदमी के लिए मुमकिन है या नहीं, कोर्ट्स पे से प्रेशर कितना हटेगा, कोशिश की इन सारी चीज़ों को कवर करें। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।